नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की। और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये 13वीं मुलाकात है। मैं 13 बार, इससे पूर्व 12 बार आपसे मुखातिब हुआ हूँ, हम मिले हैं और आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तनों के कारकों के संदर्भ में। और सामाजिक परिवर्तन के मैंने पूर्व में आपको जनसंख्यात्मक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक, आर्थिक कारक, इनकी चर्चा की। और आज सामाजिक कारकों के साथ साथ हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सामाजिक परिवर्तन के जो 2 हमारे अंतिम कारक बच गए उनकी, फिर उसके बाद में सिद्धांत की। पहले सामाजिक परिवर्तन के कारक, इनमें 2 बच रहे हैं। उनमें से जो सेकंड लास्ट है वो है हमारा वैचारिक कारक, द आइडियोलॉजिकल फैक्टर। विचार एवं विचारधारा भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समस्या के हल के लिए समाजशास्त्री नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स ने यह विचार दिया था कि संस्कृति पिरामिड के मूल में आर्थिक कारक हैं तथा सामाजिक व राजनीतिक संगठन, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, धर्म सभी ऊपरी संरचनाएं हैं। इस पिरामिड की मूल संरचना आर्थिक पर निर्भर है। मैक्स वेबर ने भी आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया, किंतु उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। ये थर्ड ईयर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जहां बताऊंगा कि वेबर कहते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी 4 शाखाएं हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट मतावलंबी है उनकी कुछ जो धर्म में ऐसी बातें लिखी है जिन्होंने सबसे पहले पूंजीवाद के आगमन का रास्ता सुगम किया, प्रशस्त किया। जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहता है कि 1 पैसा बचाना 1 पैसा कमाने के बराबर है, कार्य को ही पूजा मानो, काम पे जाओ तो नशा मत करो। इस तरह की कुछ ब्याज की स्वीकृति की बात करता है। कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वेबर ने यह सिद्धांत दिया है कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों ने सबसे पहले विश्व के अंदर पूंजीवाद के आगमन की बात की। उनकी पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी जब नाम आया तो मैंने आपको इसको स्पष्ट करना उचित समझा। वेबर ने भी आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया, किंतु उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। मार्क्स एवं वेबर के विचार परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी क्यों हैं? क्योंकि मार्क्स क्या कहता था कि धर्म समाज के लिए अफीम है। मार्क्स अर्थ को आधार मानता था और आर्थिक ढांचे या अर्थ के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो सामाजिक तंत्र है, ताना बाना है, वो अर्थ के आधार पे चलता है और अर्थ के आधार पे शासक और शोषित का ढांचा निर्मित होता है। और उन्होंने धर्म को अर्थ के अधीन माना। मार्क्स कहते थे कि आर्थिक ढांचा ही धार्मिक ढांचे को तय करेगा, लेकिन वेबर ने इससे ठीक विपरीत बात कही। वेबर ने क्या कहा कि धार्मिक ढांचा ही आर्थिक ढांचे को तय करेगा। और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों ने सर्वप्रथम पूंजीवाद या अर्थतंत्र को जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है कि दोनों के विचार परस्पर विपरीत हैं। ये बात आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। मार्क्स एवं वेबर के विचार परस्पर विरोधी हैं। मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर ही आज विश्व 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र है तो दूसरी तरफ साम्यवादी राष्ट्र। वैचारिक परिवर्तन प्रथाओं, संस्थाओं, रीति रिवाजों, कानूनों में भी परिवर्तन लाता है।
एक विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के स्थान पर जब दूसरी विचारधारा को मानने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो समाज में कई नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अंतिम है हमारा महान लोगों की भूमिका, द रोल ऑफ ग्रेट मैन। हर समाज में, हर राष्ट्र में, हर युग में महान लोग रहे हैं। इन्होंने भी समाज में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निर्वाह की है। इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक व्याख्या महान लोगों के संदर्भ में ही की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास कभी भी महान लोगों के प्रभाव से विमुक्त नहीं रहा। नीत्शे ने भी महान पुरुषों के योगदान को नहीं नकारा है। इतिहास महापुरुषों की जीवनी ही तो है। समाज में जितने भी आंदोलन हुए उनके पीछे कोई न कोई प्रतिभा अवश्य रही है। हिटलर, मुसोलिनी, चांग काई शेक, चर्चिल, रूजवेल्ट, गांधी आदि पुरुषों ने समाज को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सच है कि महान व्यक्तियों का सामाजिक घटनाओं को नया मोड़ देने, नई दिशा देने, आंदोलन को जन्म देने, समाज को नए विचार देने तथा सामाजिक बुराइयों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अछूतोद्धार के लिए तथा आज़ादी के संघर्ष के लिए महात्मा गांधी की भूमिका अविस्मरणीय है। भारत की विदेश नीति में तटस्थता पंडित नेहरू की देन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों ने भारतीय समाज में सुधार के अनेक प्रयास किए। श्रीमती गांधी का नेतृत्व भी चमत्कारी था। उन्होंने भी 20 सूत्री कार्यक्रम एवं गरीबी हटाओ कार्यक्रम के द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन एवं सुधार के प्रयास किए और ये अभी भी अनवरत हमारे अगर राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में, लोकतांत्रिक ढांचे के संदर्भ में देखें तो अनवरत जारी है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी व्याख्या किसी एक ही कारक के आधार पर नहीं की जा सकती। अनेक कारकों के योग से ही समाज में परिवर्तन गठित होता है। किसी एक समाज में कुछ विशिष्ट कारक परिवर्तन लाते हैं तो दूसरे समाज में परिवर्तन के लिए भिन्न कारक हो सकते हैं। कभी कोई एक विशेष कारक मुख्य हो सकता है तो अन्य कारक सहायक हो सकते हैं। ये हमने सामाजिक परिवर्तन के कारकों की विस्तृत चर्चा की। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। समाज में सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से तथा किन नियमों के अंतर्गत होता है, उसकी गति एवं दिशा क्या होती है, इन प्रश्नों को लेकर प्राचीन समय से ही विद्वानों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। प्रारंभ में दार्शनिकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए, बाद में समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कुछ विद्वानों ने सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा की। उनका विश्वास है कि समाज में परिवर्तन इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। 16वीं शताब्दी में जिन बॉर्डन ने विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि समाज में परिवर्तन चक्रीय रूप से साइक्लिक गठित होते हैं। यद्यपि उनकी ये बात उस समय पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, किंतु बाद में कुछ विद्वानों ने परिवर्तन के चक्र सिद्धांतों को जन्म दिया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में यह मत प्रचलित हुआ कि विचार और चिंतन समाज में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। 19वीं शताब्दी में कांत, हीगल एवं कार्ल मानहिम जैसे विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को बहुत महत्व दिया। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उन विद्वानों ने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए जो समाज के विकास एवं प्रगति को समझने में रुचि रखते हैं। कांत, स्पेंसर, हाबाउस आदि विद्वानों ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन चेंज के कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है और प्रत्येक समाज को इन स्तरों से गुजरना होता है। ये स्तर कौन कौन से हैं, इसके बारे में मतांतर है। यह मत बाद में आने वाले समाज वैज्ञानिक जैसे मॉर्गन, टायलर, वेस्टरमार्क, हैडन
आदि ने भी स्वीकारा और इस आधार पर परिवार, विवाह, धर्म, कला, संस्कृति में परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति का उल्लेख किया। उस समय यह धारणा बनी कि परिवर्तन सदैव सरलता से जटिलता की हो, समानता से असमानता की और बुराई से अच्छाई की ओर होता है। परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या के विपरीत कुछ विद्वानों ने परिवर्तन की चक्रीय प्रकृति का उल्लेख किया, जिनमें मुख्य थे स्प्लेंगल, टाइनबी, पैरेटो, साराकिन ने कहा कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है और हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर के पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज उत्थान और पतन के दौर से गुजरता है। परिवर्तन की उद्विकास एवं चक्रीय व्याख्या के बाद कुछ विद्वानों ने किसी एक ही कारक को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराकर परिवर्तन की निर्धारणवादी व्याख्या प्रस्तुत की। मार्क्स एवं वेबलिन ने प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारकों को, ऑकबर्न ने संस्कृति को, मैक्स वेबर ने धर्म को और माल्थस ने जनसंख्यात्मक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए जितने भी अभी तक मैंने विद्वानों के नाम लिए, उन सब सिद्धांतों को अब हम दो भागों में बांट करके इसकी विस्तृत बात करेंगे। एक चक्रीय सिद्धांत और एक रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत में मूलतः क्या होगा कि जहाँ से हम स्टार्ट हुए हम वहीं आ गए। जैसे मानव पहले झोपड़ी में रह रहा है, फिर वापस आज घूम फिर के वापस आज 5 स्टार होटलों में भी उसी रूप में चौकी डाणी वगैरह आप देख रहे हैं, वो उसी रूप में वापस उसी में प्रवेश कर रहा है। मानव प्रारंभिक अवस्था में नग्न है, फिर अलग अलग कपड़ों की फैशन आई और आज वापस अगर पश्चिमी देशों को देखें तो वहाँ वापस वो उसी अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ जा रहा है, नग्नता की ओर जा रहा है। इस तरह के सिद्धांत चक्रीय सिद्धांतों में पढ़ेंगे और रेखीय सिद्धांतों में स्ट्रेट लाइन चेंज की बात करेंगे, जहाँ मैं स्पेंसर वगैरह आदि विद्वानों के उद्विकास सिद्धांतों की बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि विवाह में, परिवार में कैसे कैसे उद्विकास सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। इसकी हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, घरों में ही रहें, आवश्यक काम हो तो ही बाहर जाएं, सरकार की गाइडलाइंस की अनुपालना करें और अपने अध्ययन अध्यापन पर केंद्रित रहें। और जो भी सोशोलॉजी से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं उनको देखें, समझें, पढ़ें, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने कोई समस्याएं हैं, जिज्ञासा हैं, कमेंट्स करें और अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।